गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। सभी बच्चों का स्वागत है सीजीएस कोचिंग में। जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे और सेशन को एक बार शेयर कर देंगे। आज हम पॉलिटी का बेसिक टॉपिक गवर्नमेंट के बारे में और इससे संबंधित चीजें डिस्कस करेंगे। ये सामान्य डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन होगा, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। बस आपको जो समझ है, जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, तो आपके जो भी इससे रिलेटेड सवाल हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और कनेक्ट हो जाएंगे सभी बच्चे। और जो भी बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। जो भी बच्चे सेशन देख रहे हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे, प्रेजेंस बताएंगे आपकी। चलिए देखिए, बेसिक चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सवाल हो आपके, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप हर सवाल पूछें जो भी आपको डाउट हो। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो आज हम डिस्कस करेंगे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट यानी कि सरकार, सरकार से संबंधित चीजें हम डिस्कस करेंगे। नाम के लिए बेसिक चीजें हैं, आपको एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, मान लीजिए पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, और जब बात आती है लेजिस्लेचर की, विधायिका की, जब बात आती है एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की, और जब बात आती है जुडिशरी की, न्यायपालिका की, तो बहुत सारा कंफ्यूजन यहां पर होता है। तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो देखिए, गवर्नमेंट की अगर सिंपली हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें तो नॉर्मल परिभाषा है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो क्या करता है? गवर्नेंस का काम करता है। गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था का काम देखता है, शासन का काम करता है। अब ये शासन जो है कंट्री पर भी हो सकता है, यानी कि किसी देश पर भी हो सकता है, और जो है स्टेट पर भी हो सकता है, यानी कि राज्य पर भी हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है इसकी परिभाषा? ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो किसी कंट्री को गवर्न करने के लिए, किसी स्टेट को गवर्न करने के लिए, या उस पर शासन करने के लिए होती है। अब वो शासन जो है कंट्री में भी हो सकता है, स्टेट में भी हो सकता है। अच्छा, अब शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाने के लिए, शासन को अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स यानी कि आप कह सकते हैं फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ एक बेसिक कानून जिसके आधार पर कंट्री को या स्टेट को गवर्न करना है, उसकी शासन व्यवस्था चलानी है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है कि इसे फंडामेंटल लॉ को क्या कहते हैं। हर कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ होता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। संविधान कहते हैं।
तो ये तो हो गई गवर्नमेंट की डेफिनेशन। अब गवर्नमेंट भारत के संदर्भ में अगर बात करें, इंडिया के कंटेस्ट में अगर बात करें, इंडिया के कंटेस्ट में अगर बात करें, तो जो स्तर हैं यानी कि लेवल्स, किसके? सरकार के। यानी कि सरकार कितने स्तर पर काम करती है। तो बच्चा ध्यान रखेंगे, सरकार जो है 3 स्तर पर काम करती है भारत में। पहली स्तर की सरकार को कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और दूसरे स्तर की सरकार को कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सब पता होगा आपको, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरे स्तर की सरकार को कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहिए साथ ही साथ, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार। अच्छा, हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक चीज समझना जरूरी हो जाता है कि पॉलिटी की शुरुआत कहां से हुई। पॉलिटी की शुरुआत कहां से हुई? ये क्वेश्चन मार्क है, पॉलिटी की शुरुआत कहां से हुई। तो बच्चा ध्यान रखना, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। इनकी एक फेमस किताब है द पॉलिटिक्स, इनकी एक फेमस किताब है द पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं। द पॉलिटिक्स किताब जो इन्होंने लिखी है वो कैसे लिखी है? द पॉलिटिक्स किताब लिखने से पहले इन्होंने 158 कंट्री, 158 देशों के, 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया, संविधान का अध्ययन किया, संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने द पॉलिटिक्स अपनी किताब लिखी। तो द पॉलिटिक्स में उन्होंने पॉलिटी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया है। अरस्तु की जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पॉलिटी, वो ठीक वैसी ही है जैसी इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो पॉलिटी की शुरुआत अरस्तु की किताब द पॉलिटिक्स से मानी जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। अब हम अपने डिस्कशन पर वापस चलते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, पॉलिटी की शुरुआत जो है अरस्तु की एक किताब जिसका नाम है द पॉलिटिक्स, वहां से मानी जाती है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं और सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देंगे सभी बच्चे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं आगे। देखिए, अब हमने इस तरह की बात कर ली कि यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इंडिया के लिए काम करती है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, ज्यादा सब्जेक्ट हैं यूनियन गवर्नमेंट के पास जिन पर वो कानून बना सकती है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट राज्य के लिए काम करती है, राज्य के लिए काम करती है। तो यहां पे क्या है, केंद्र सरकार अपने में व्यस्त है, राज्य सरकार अपने में व्यस्त है। तो जो लोकल एरिया हैं उनके विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं जा पाता। तो इसीलिए
यहां लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, इसीलिए यहां लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई। अब लोकल गवर्नमेंट को संविधान में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संशोधन अधिनियम इसके द्वारा जो है रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्या किया गया? पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट में इसको पीआरआई भी कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया गया। और यहां पर पंचायती राज व्यवस्था में प्रधान होता है, आपने देखा होगा प्रधान या सरपंच भी कहते हैं, जिनको हम डायरेक्ट वोट देते हैं, जनता डायरेक्ट वोट देती है और चुनती है। लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसमें प्रधान या सरपंच जो होते हैं, जो इलेक्ट होकर आते हैं, वो डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं आम लोगों के, इसलिए इसको ग्रास रूट गवर्नमेंट भी इसको कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट को ध्यान रखिए, ग्रास रूट गवर्नमेंट भी कहते हैं। ग्रास रूट गवर्नमेंट क्यों? ग्रास रूट क्यों? जमीनी स्तर की सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो आम लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट रहते हैं। आप यूनियन गवर्नमेंट के किसी मंत्री या प्रधानमंत्री से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, और मिलेंगे भी तो कभी मिलेंगे। स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी वही है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट में जो प्रधान है, सरपंच है, वो डेली सुबह सुबह आपको दिखेंगे अपने गांव में। सुबह सुबह हाय हेलो करोगे, आप डायरेक्ट उनके संपर्क में रहोगे, जो भी आपको परेशानी है आप उनको बताओगे, वो उसका सॉल्यूशन देंगे आपको या सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि आपने उनको चुना है वोट देकर। ठीक है। वहीं 73rd के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया। तो इससे जो शहरी क्षेत्र यानी कि अर्बन एरियाज, वहां पर म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना की गई। नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटीज की स्थापना की गई। तो आप जानते हैं शहर में आपके गली मोहल्ले में पार्षद होता है, पार्षद जिसे हम काउंसलर भी कहते हैं। ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट में भाई ग्रामीण इलाकों में प्रधान सरपंच होता है मेन, और शहरी इलाकों में पार्षद काउंसलर होते हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में आपने मेयर का नाम भी सुना होगा, महापौर का नाम, जो उससे ऊपर आते हैं। ठीक है। लेकिन जो पार्षद हैं ग्रास रूट गवर्नमेंट में, जो पार्षद हैं शहर के क्षेत्र में, उनका चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता वोट देती है। और गांव में प्रधान सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता वोट देती है। अब यूनियन गवर्नमेंट में अगर बात की जाए तो यहां प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इनके साथ जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद होती है।
और स्टेट गवर्नमेंट की बात की जाए तो यहां चीफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, और इनके साथ जो होते हैं अलग अलग विभाग के मंत्रीगण, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये 3 स्तर पे सरकार काम करती है भारत में। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं आप। 3 स्तर पर जो है सरकार काम करती है। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम। अब सरकार की कई ब्रांचेस होती हैं, सरकार की जो है कई ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस यानी कि शाखाएं, सरकार की शाखाएं होती हैं, सभी लोग जानते होंगे। पहला है लेजिस्लेचर, पहला है लेजिस्लेचर, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशरी। तीसरा क्या है? जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हम विधायिका कहते हैं, विधायिका कहते हैं, और एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका, और जुडिशरी को न्यायपालिका। जुडिशरी को क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ये सरकार की ब्रांचेस होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने लेवल पर सरकार काम करती है, तो 3 लेवल पर सरकार काम करती है। और पूछा जाए कि कितनी ब्रांचेस होती हैं सरकार की, वो 3 प्रकार की होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब आगे हम ब्रांचेस पे डिस्कशन करेंगे। यहां तक कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेम हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस। तो ब्रांचेस में देखिए, ब्रांचेस में एक चीज ध्यान रखनी है आपको। पहली हमने बात की लेजिस्लेचर, और दूसरी हमने बात की एग्जीक्यूटिव, और तीसरी हमने बात की जुडिशरी। अब बेटा आपको यह ध्यान रखना है, पहले तो इनका मीनिंग समझते हैं एक लाइन में। इसको हिंदी में कहते हैं विधायिका, इसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका, और इसको हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। इसको हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। तीनों का मीनिंग हम समझते हैं। यहां तक कोई भी क्वेश्चन आपका तो बता सकते हैं। देखिए विधायिका क्या करती है, इसका काम होता है बेटा लॉ फॉर्मेशन का, लॉ फॉर्मेशन। यानी कि कानून बनाना, कानून बनाने का काम जो है लेजिस्लेचर का होता है। कार्यपालिका का काम होता है लॉ इंप्लीमेंटेशन का, लॉ इंप्लीमेंटेशन का, यानी कि कानून को लागू करना। कानून को लागू करना। और वहीं जुडिशरी का काम होता है बेटा निगरानी रखने का, निगरानी रखना। मतलब क्या करती है जुडिशरी? सबसे पहले चेक करती है, चेक करती है कि कानून जो लेजिस्लेचर ने बनाया है, जो कानून वो संविधान के हिसाब से है या नहीं, कहीं संविधान का हनन या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं करता, कानून संविधान के हिसाब से है या नहीं, संविधान के अनुसार है या नहीं। संविधान के अनुसार है या नहीं ये चेक करती है। प्लस पनिशमेंट,
सजा भी सुनाती है, पनिशमेंट, यानी कि लोगों को जस्टिस देती है, यानी कि न्याय देती है लोगों को। ठीक है, तो ये तीनों की डेफिनेशन है बेटा। जो कानून विधायिका के द्वारा बनाया जाता है उसको कार्यपालिका के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, और न्यायपालिका उस पर न्याय सुनाती है और निगरानी रखती है कि कोई भी कानून इन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, कहीं उसका वायलेशन तो नहीं करता। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब देखिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा, एक चीज आपको याद रखना है, जो जुडिशरी है यानी कि न्यायपालिका, जो जुडिशरी है वो बेटा इंटीग्रेटेड होती है। इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत में, जुडिशियल सिस्टम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत में। यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में हमें देखने को मिलेगा कि केंद्र सरकार में भी लेजिस्लेचर होती है और राज्य सरकार में भी लेजिस्लेचर होती है जो कानून बनाने का काम करती है। केंद्र सरकार में भी एग्जीक्यूटिव होती है जो कानून को लागू करने का काम करती है, और साथ ही साथ राज्य में भी अपनी अलग एग्जीक्यूटिव होती है जो राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसको लागू करने का काम करती है। लेकिन बेटा जुडिशरी में ऐसा कोई जो है डिवाइडेशन नहीं है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है पूरी इंडिया के लिए। यहां पे सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है सबसे टॉप में, जो जिसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय इसे कहते हैं। और इसके बाद आता है हाई कोर्ट, इसके बाद आता है हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय कहते हैं। फिर बेटा इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिसे जिला न्यायालय कहते हैं। जिसे जिला न्यायालय कहते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आता है बेटा सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जिसे हिंदी में बेटा अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय। हम लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अभी डिस्कस करेंगे। जुडिशरी के बारे में, ये यूनिक है, पूरे इंडिया का इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि केंद्र का अलग हो राज्य का अलग हो, सभी के लिए समान है। और इसमें टॉप पर प्रायोरिटी में आता है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। और यहां एक चीज आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो सबके लिए बाइंडिंग होगा, मतलब सबको मानना पड़ेगा, सबको इन द सेंस हाई कोर्ट की भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी, सभी को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखिए जो ब्रांचेस हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यहां पर ये जो बंटवारा है वो क्यों किया गया है? यहां पर ये कॉन्सेप्ट निकलता है, एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसको क्या कहते हैं भाई, क्या है ये? हिंदी में इसको कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण यानी कि बंटवारा। तो देखिए ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया बेटा, सरकार को लिमिटेड करने के लिए, सरकार को सीमित करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, एक कॉन्सेप्ट यहां निकलता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे हिंदी में कहते हैं संविधानवाद। संविधानवाद। और एक होता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। तो संविधान और संविधानवाद में अंतर होता है। संविधान और संविधानवाद में बेटा अंतर होता है, ये याद रखना है आपको। क्या अंतर होता है? संविधान तो हर देश में हो सकता है, लेकिन जिस देश में संविधान है वहां संविधानवाद भी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि संविधानवाद क्या होता है? गवर्नमेंट को लिमिटेड करना, मतलब सरकार जो है निरंकुश ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना आ जाए, सारी की सारी पावर किसी एक के पास ना हो। तो इसीलिए सरकार को सीमित करने के लिए, सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए, गवर्नमेंट को लिमिटेड करने के लिए यह शक्तियों का बंटवारा है। विधायिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, जुडिशरी अपना अलग काम करेगी। और अगर इन तीनों में से कोई भी गलत काम करता है तो बाकी की दो उसको रोक देंगे। अगर इन तीनों में से कोई भी गलत काम करता है तो बाकी के जो दो हैं वो उसको रोक देंगे। तो इस तरीके से एक दूसरे पर निगाह रखी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस यानी कि एक दूसरे पर निगाह रखना। तो अब सवाल यह आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात कर रहे हैं इंडिया में, तो क्या वास्तव में इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है? क्या वास्तव में इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है? तो देखिए बच्चा, जो लेजिस्लेचर के सदस्य होते हैं, केंद्र की हम बात कर रहे हैं, तो लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आती है। लेजिस्लेचर में केंद्र के लेवल पर पार्लियामेंट आती है, और पार्लियामेंट को हम जानते हैं ये राज्यसभा प्लस लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होती है। प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होती है। अब राज्यसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं और वो लेजिस्लेचर कहलाती है। लेकिन भाई ये बताइए आप, एग्जीक्यूटिव में जो मंत्री बनेंगे, एग्जीक्यूटिव में जो मंत्री बनेंगे वो भी तो यही व्यक्ति हैं, इन्हीं में से कुछ व्यक्तियों को जो है मंत्री बनाया जाएगा। तो यहां क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति लेजिस्लेचर में कानून बनाने में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वही व्यक्ति, उन्हीं में से कुछ व्यक्ति जो है एग्जीक्यूटिव में मंत्री बना दिए गए। तो यहां तो ओवरलैपिंग हो रही है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में एक ही व्यक्ति दिख रहा है। हां, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी अलग है। तो बेटा सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिखता तो है इंडिया में, लेकिन एक्चुअल रियल में है नहीं। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर के जो सदस्य हैं वही उन्हीं में से कुछ व्यक्ति कार्यपालिका के सदस्य हैं। अब बात आती है कि क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहां दिखता है, तो आप नाम याद रखेंगे बेटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका में क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर होता है। वहां लेजिस्लेचर के व्यक्ति अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के साथ जो मंत्री होते हैं वो अलग होते हैं, और जुडिशरी अलग होती है। ठीक है, क्लियर है ये? यहां तक क्लियर है? कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए, लेजिस्लेचर के बारे में कुछ बातें करते हैं। ये सेंट्रल लेवल की भी होगी, ये सेंट्रल लेवल पे भी होगी, काम करती है, और लेजिस्लेचर जो है स्टेट लेवल पर भी काम करती है। स्टेट लेवल पर भी काम करती है, यानी कि केंद्र स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर
और राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर दोनों जगह बेटा लेजिस्लेचर। तीन ब्रांचेस हमने डिस्कस की, उसमें से अब हम लेजिस्लेचर के बारे में कुछ चीज समझ रहे हैं। तो लेजिस्लेचर जो है केंद्र की अलग होगी बेटा, राज्य की अलग होगी। दोनों लेवल पे लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका काम करेगी, विधायिका काम करेगी। अब सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर लेजिस्लेचर क्या होती है भाई? पार्लियामेंट। सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेचर है वो होती है पार्लियामेंट। और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है के तीन अंग होते हैं। पहला राज्यसभा, पहला राज्यसभा, और दूसरा जो है लोकसभा, दूसरा लोकसभा, और तीसरा होता है बेटा प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। अब राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है बेटा वो होता है इनडायरेक्ट चुनाव, इनडायरेक्ट चुनाव होता है। और लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो होता है बेटा डायरेक्ट चुनाव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट करे, जिस चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट करे वो डायरेक्ट चुनाव, और जिस चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती, जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि यानी कि विधायक, जो आप अपने राज्य में चुनते हो विधायक, वो वोट करते हैं राज्यसभा के सदस्यों के लिए। तो जिसमें जनता वोट करे वो डायरेक्ट चुनाव होगा, और जिसमें जनता वोट न करके उनके बिहाफ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव वोट करें तो वो होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, तो राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम जानते ही हैं, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है। तो पार्लियामेंट होती है केंद्र के स्तर पर लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करती है, और पार्लियामेंट यानी कि संसद, ये तीन अंग होते हैं इससे, यानी कि तीन से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। वहीं स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल पर होती है स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका, राज्य विधायिका। अब जो राज्य विधायिका है ये भी एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले हम समझते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा इसका अंग होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली दो होते हैं यहां पर। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को कहते हैं बेटा विधान परिषद, विधान परिषद कहते हैं, और इसको कहते हैं विधानसभा, विधानसभा। और जिस प्रकार राज्यसभा होती है केंद्र के लेवल पर, वैसे ही राज्य के अंदर विधान परिषद होती है, इनडायरेक्ट चुनाव होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और इसका होता है डायरेक्ट इलेक्शन। जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसे विधानसभा का, उसे विधानसभा का चुनाव कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, यहां एक चीज और याद रखनी है, जितने भी राज्य हैं भारत में और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली 6 स्टेट्स में वर्किंग है, ओनली 6 स्टेट्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जो उच्च सदन है ये सिर्फ 6 राज्यों में वर्किंग है, और बाकी सभी में ये विधानसभा काम करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली काम करता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला जो सदन है वो केवल 6 राज्यों में है, बाकी हर जगह
बाकी मतलब आप कह सकते हैं कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये दोनों हाउस काम कर रहे हैं और बाकी 6 के अलावा जो बचे उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली काम कर रही है। तो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है उसे मेनली हम प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कहते हैं, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का जो चुनाव होता है उसे हम मुख्यमंत्री का चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो ये है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर का काम करने वाली संस्थाएं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताइए, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? आगे चलें। लेजिस्लेचर हमने देख लिया 2 लेवल पे काम करती है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम एग्जीक्यूटिव की। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका की बात करेंगे तो ये भी बेटा सेंट्रल लेवल पे होगी। सेंट्रल लेवल की कार्यपालिका होगी और दूसरी होगी स्टेट लेवल की कार्यपालिका। स्टेट लेवल की कार्यपालिका होगी। सेंट्रल लेवल पे आप जानते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसे हम कहते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसमें जो रियल पावर है, रियल पावर वो किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है बेटा, ध्यान रखना। और इसके साथ आते हैं इसके मंत्रीगण, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सीओएम। और स्टेट लेवल पे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव होती है, हालांकि यूनियन लेवल पर प्रेसिडेंट भी उसका हिस्सा होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी उसका हिस्सा होता है। ठीक है, लेकिन जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है। आप जानते हैं प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं। वो नॉमिनल हेड होते हैं, रियल हेड नहीं होते। स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो रियल पावर है बेटा, रियल पावर वो किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के पास होती है और इसके साथ जो है इनके मंत्रीगण होते हैं। ठीक है, क्लियर है एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं हम जुडिशरी की। यानी कि न्यायपालिका। न्यायपालिका की बात करते हैं तो हमने बात की अभी बेटा इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम होता है इंडिया का। ये केंद्र और राज्य के लिए सेम होता है। जिस प्रकार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग होते हैं, वैसा जुडिशियल सिस्टम में नहीं है। जुडिशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका जो निर्णय है, इसका जो फैसला है वो सभी को मानना पड़ेगा। फैसला सभी को मानना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। दूसरा, हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की हम बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें तो बेटा अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में 25 हाई कोर्ट, 25 हाई कोर्ट जो है वर्किंग है। 25 हाई कोर्ट वर्किंग है। अब हाई कोर्ट के संदर्भ में एक चीज आपको याद रखनी है कि एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। यानी कि देखिए 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इन सब के लिए केवल 25 हाईकोर्ट काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तो टॉप पर है ही।
विजय सिंह। बेटा यूनियन एग्जीक्यूटिव में सारे डिसीजन, सारे निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं बेटा, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सारे डिसीजन राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल हेड होता है, रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो गवर्नमेंट का रियल हेड जो है प्राइम मिनिस्टर होता है और नॉमिनल हेड जो है प्रेसिडेंट होता है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप हेड की बात कर रहे हैं, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सारे डिसीजन राष्ट्रपति के नाम पर ही लिए जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट हो जाएगा, राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। और रियल अगर हेड की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर होता है गवर्नमेंट का, और जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनल हेड होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं, ठीक है विजय सिंह जी, क्लियर है। तो देखिए हाईकोर्ट 25 है सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच। एक हाईकोर्ट को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे हरियाणा, पंजाब और जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। चंडीगढ़ इन तीनों के लिए सिंगल हाई कोर्ट है, सिंगल हाई कोर्ट है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय। तो इन तीनों के लिए, ये तो राज्य हो गए दोनों और ये यूनियन टेरिटरी, इन तीनों के लिए एक ही सिंगल हाई कोर्ट। तो इस प्रकार जो है एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। क्लियर है यहां तक, बताएंगे सभी। तो देखिए शुरू से हमने डिस्कस किया, गवर्नमेंट के सिस्टम को हमने समझा। अच्छा एक चीज और, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है भारत में, आप जानते हैं। संसदीय प्रणाली में प्राइम मिनिस्टर मैन होता है। दो सिस्टम होते हैं, देखते हैं आगे। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है बेटा प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें मुख्य कौन होता है, इसमें मुख्य कौन होता है, राष्ट्रपति। और प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम में मुख्य कौन होता है, मुख्य होता है प्रधानमंत्री। तो आप जानते हैं इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। अब बात आती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है, तो बेटा ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है भारत में, क्योंकि इतने सालों तक ब्रिटेन के गुलाम रहे, वो सिस्टम की समझ थी लोगों को, इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था लागू की। अब इसके अपने फीचर्स हैं, अपने ड्रॉबैक हैं, हम किसी आगे लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। पार्लियामेंट सिस्टम की अपनी विशेषताएं हैं और अपनी कमियां भी हैं,
प्रेसिडेंशियल सिस्टम की भी अपनी विशेषताएं हैं और कमियां भी हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहां देखिए आप, हमने क्या क्या डिस्कस किया है एक बार देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा, फाइनल कंक्लूजन गवर्नमेंट के बारे में देखा कि ये ग्रुप ऑफ पीपल होती है और गवर्नेंस का काम करती है ये कंट्री में या स्टेट में, और गवर्नेंस करने के लिए, शासन चलाने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम फंडामेंटल लॉज कहते हैं, और ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी की शुरुआत बेटा कहां से हुई? अरस्तु की एक किताब द पॉलिटिक्स से हुई, क्योंकि अरस्तु ने द पॉलिटिक्स लिखने से पहले 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। अब भारत की कंटेस्ट में अगर बात की जाए तो भारत में सरकार 3 लेवल पर काम करती है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना। आगे फिर हमने डिस्कस किया कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में जो है इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज का इंट्रोडक्शन किया गया, और ग्रामीण इलाकों में जो है प्रधान सरपंच और अर्बन इलाके में पार्षद और काउंसलर जैसी पोस्ट क्रिएट की गई, तो ये वहां के विकास पर ध्यान देने लगे। इसे ग्रास रूट डेमोक्रेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आम लोगों से ज्यादा कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसके बाद हमने जो है ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट की बात की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 प्रकार की होती हैं सरकार की ब्रांचेस। अब ब्रांचेस में 3 ब्रांचेस होती हैं, तो लेजिस्लेचर में जो है, लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाने का, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करने का, जुडिशरी का काम है निगरानी रखना यानी चेक करना कि संविधान के अनुसार कानून बना है या नहीं, पनिशमेंट, जस्टिस, न्याय देने का काम करती है। और जुडिशरी भारत में इंटीग्रेटेड व्यवस्था है जिसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर आता है, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है ना। लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव केंद्र के लिए अलग होती हैं, राज्यों के लिए अलग होती हैं, और इन 3 प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किस लिए किया गया है? इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, जिससे कोई भी एक ब्रांच जो है ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, इसीलिए जो है इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, रियल में इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर के जो सदस्य होते हैं वही एग्जीक्यूटिव में मंत्री बना दिए जाते हैं, वही कानून को लागू करने का काम करते हैं। अगर सेपरेशन ऑफ पावर क्लियरली देखने को मिलता है तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में देखने को मिलता है, ठीक है ना। केंद्र के लेवल पर, केंद्र के लेवल पर जो लेजिस्लेचर होती है वो पार्लियामेंट होती है, हम डिस्कस करेंगे आगे। यहां देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे पर निगरानी रखने का काम ये तीनों करती हैं। अगर कोई तीनों में से एक भी गलत काम करेगी तो बाकी की 2 उस पर निगरानी रखेंगी और उसको रोक देंगी, ठीक है ना। फिर हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए संविधान होता है हर देश में, लेकिन जिस देश में संविधान हो वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो ये गारंटी नहीं है कोई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, संविधानवाद का मतलब होता है सरकार को सीमित करना, लिमिटेड करना गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट को लिमिटेड कब किया जा सकता है? जब उसकी शक्तियों को अलग अलग बांट दिया जाए। तो शक्तियों को यहां अलग अलग बांट दिया तो लिमिटेड गवर्नमेंट हो गई, ठीक है ना। आगे हमने बात की लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे होती है जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, जो राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट से मिलकर बनी होती है। वहां राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है जहां जनता वोट नहीं देती, लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है जहां जनता वोट देती है, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ठीक है। स्टेट लेवल पर भी 2 हाउस होते हैं, केवल 6 राज्य ऐसे हैं अभी वर्तमान में जहां दोनों हाउस काम कर रहे हैं, विधान परिषद और विधानसभा। और इलेक्शन इनके, विधान परिषद का इलेक्शन राज्यसभा की तरह इनडायरेक्ट होता है, और विधानसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है जिसे मुख्यमंत्री का चुनाव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव बेटा सेंट्रल लेवल पे होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल पे होती है स्टेट एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और स्टेट लेवल पर रियल पावर मुख्यमंत्री के पास होती है। और जुडिशरी हमने बात की, ये इंटीग्रेटेड होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट टॉप पर आता है, उसके बाद हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई भी नहीं टालता, और हाई कोर्ट वर्तमान में 25 काम कर रहे हैं, क्योंकि
राज्य ज्यादा है, यूनियन टेरिटरी भी ज्यादा है, हर एक के लिए हाईकोर्ट नहीं है, लेकिन व्यवस्था यह है कि हर राज्य के लिए हाईकोर्ट होना है। पर अभी वर्तमान में 25 है, इसीलिए सबका काम चलता रहे तो एक हाईकोर्ट को एक से ज्यादा राज्यों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए एक ही सिंगल हाईकोर्ट है, ये हमने बात की। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो मेन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पावर राष्ट्रपति के पास होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में अडॉप्ट किया गया है ब्रिटेन से, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में होता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, और किसी टॉपिक पर आप लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।